हाय दोस्तों, स्कैरी ब्लॉग की एक नई सच्ची और डरावनी कहानी में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए ऐसी खौफनाक और रहस्यमय कहानी लाते हैं जो आपके रातों की नींद छीन सकती है। आप सुने तो ज़रूर होंगे, अगर किसी की कोई इच्छा अधूरी रह जाए या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव हो तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा उस चीज़ को छोड़ नहीं पाती है। आज की इस इंसिडेंट में हम इसी चीज़ को देखेंगे, जानेंगे इस घटना के हर एक रहस्य को उन्हीं के जुबानी जिन्होंने हमें ये कहानी भेजी है। तो बने रहिए इस कहानी के साथ, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकता है ये एहसास। लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कहाँ से सुन रहे थे आप इस कहानी को, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची और भूतिया अनुभव है या फिर कोई सच्ची डरावनी कहानी जिसे आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। अपनी कहानी भेजने के लिए हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी आपको इस वीडियो में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम आपके कहानी को इस चैनल पर ज़रूर प्रस्तुत करेंगे ताकि हर कोई जान सके असली डर असल में ठीक कैसा होता है। तो आप हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ एक स्कैरी सफ़र के लिए। नमस्कार विजय भाई और स्कैरी ब्लॉग के सभी दर्शकों को। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम कृष्ण मालाकार, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं स्कैरी ब्लॉग की हर एक कहानी सुनता हूँ, खासकर विक्रम भाई की हिमाचल वाली कहानी के बाद से। उस समय मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने साथ घटा उस असली कहानी को आपके साथ शेयर करूँ। अब बिना समय गवाए मैं आप सभी को अपने साथ घटी उस डरावनी घटना के बारे में बताता हूँ। ये घटना 2022 की है, जब मैंने पटना के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। लेकिन जो हुआ वो कॉलेज या हॉस्टल में नहीं, बल्कि एक प्राइवेट नर्सिंग होम में हुआ। कुछ कारण के चलते मैं उस नर्सिंग होम का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन वहाँ इलाज बहुत ही अच्छे से होता है। 22 अक्टूबर 2022 की दोपहर मुझे अचानक घर से एक फ़ोन आया। पता चला कि दादाजी की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। मेरे घर में सिर्फ मम्मी पापा और दादाजी रहते थे। मेरे सभी चाचाएं दूसरे राज्य में अपने परिवार के साथ रहते हैं, इसीलिए वो तुरंत तो नहीं आ सकते थे। पापा भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे, इसीलिए अकेले सब कुछ संभालना उनके लिए मुश्किल था। जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं उसी दिन पटना से अपने गांव के लिए निकल पड़ा। जब शाम को घर पहुंचा, तब तक दादाजी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा चुका था। अब पापा की तबीयत हमेशा ठीक नहीं रहता है और उन्हें काम पे भी जाना होता है। ऊपर से मैं पढ़ाई के कारण रात में जगने का आदी था, इसीलिए मैंने फैसला किया कि हॉस्पिटल में मैं दादाजी के साथ रहूँगा। और इसी तरह से हॉस्पिटल में बीत गया मेरा 2 दिन। लेकिन 2 दिन बाद भी दादाजी की तबीयत सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ने लगी। ये देखकर पापा बहुत ज़्यादा निराश हो गए। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि दादाजी को वहाँ से किसी अच्छे नर्सिंग होम में शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये फैसला मुझे एक ऐसी डरावनी घटना का हिस्सा बना देगा जिसे मैं इस जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। उस दिन दादाजी को हॉस्पिटल से शिफ्ट करा के नर्सिंग होम में भर्ती किया गया। तब रात के करीब 8 बज रहे थे जब उन्हें पेट पे ट्रांसफ़र किया गया। देर रात होने के कारण वहाँ ज़्यादा लोगों को रुकने की अनुमति नहीं थी। हर मरीजों के साथ सिर्फ एक व्यक्ति रुक सकता था, बाकी सभी को घर लौटना पड़ेगा। पापा उस दिन मेरे साथ रुकना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। रात में जगना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अगर पापा को पूरी रात जगना पड़ा तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी। इसीलिए मैंने उस दिन जिम्मेदारी ले ली और पापा को घर भेज दिया। इस नर्सिंग होम की एक अच्छी बात यह थी कि अगर मेल वार्ड में ज़्यादा मरीज ना हो
तो पेशेंट के साथ रहने वालों को वार्ड में रुकने दिया जाता। उस वक्त वहाँ केवल 2 ही मरीज थे, एक तो मेरा दादाजी और दूसरा 12 साल का एक बच्चा। इसका मतलब ये था कि मैं आराम से दादाजी के पास रुक सकता था। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद पापा घर चले गए। मैं बाहर जाकर कुछ खाना खाकर जब लौटा तब तक रात के करीब 10 बज चुके थे। जब मैं वापस आया तो देखा दादाजी को ड्रिप लगी हुई थी और वो गहरी नींद में थे। शायद उन्हें तब होश नहीं था, लेकिन वहीं पास के बेड पर सोया हुआ 12 साल का वो बच्चा तब काफी तकलीफ में था। वो अपना पेट पकड़ के रोए जा रहा था और उसका पिता उसके सर पर हाथ फहराते हुए उसे चुप करने की कोशिश कर रहे थे। शुरू में मैंने तो इसे नजरअंदाज किया क्योंकि उसका पिता वहीं था और उसका देखभाल कर रहा था, लेकिन जब वो बच्चा लगातार रोता रहा तो मुझसे और रहा नहीं गया। मैं उसके पिता के पास गया और उनसे पूछा, मैं डॉक्टर को बुला के लाऊं? ये बच्चा काफी देर से रो रहा है। उन्होंने तब हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, डॉक्टर देखकर गया है, दवाई भी दिया है, धीरे धीरे दर्द कम हो जाएगा। अब मैं और क्या कहता, चुपचाप वापस आकर दादाजी के पास बैठ गया। दादाजी अब भी होश में नहीं थे। करीब 2 घंटे तक वो बच्चा रोता रहा, फिर धीरे धीरे शांत होकर सो गया। उसका पिता उसके पास ही बैठे रहे और मैं भी अपना फोन निकालकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा। कब आंख लग गई पता नहीं चला। जब जागा तो सुबह के 5 बज चुके थे। थोड़ा ताजा होने के लिए मैं जब बाहर निकला तभी बाहर उस बच्चे के पिता मेरे लिए चाय लेकर आए। बाहर बैठकर चाय पीते पीते मैंने उनसे उस बच्चे के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया, बिट्टू, यही है उसका नाम, उम्र सिर्फ 12 साल। उसे एसाइटिस नाम की एक बीमारी है, यानी कि उसके पेट में पानी जम गया था, जिसके वजह से पेट में लिवर सिरोसिस और इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टरों ने पेट से पानी तो निकाल दी, लेकिन इन्फेक्शन के वजह से उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इतनी छोटी सी उम्र में वो बच्चा इतनी तकलीफें सह रहा है। चाय खत्म करके जब हम ऊपर पहुंचे तब देखा बिट्टू सो के उठ चुका था। वो अपने पापा का फोन लेकर गेम खेल रहा था। उसकी तबीयत भी पहले से बेहतर महसूस हो रही थी। उधर मेरे दादाजी को भी होश आ चुका था। वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स देने लगे। तभी डॉक्टर आई, दोनों का चेकअप किया, नई दवाइयाँ दी और चले गए। थोड़ी देर बाद पापा हॉस्पिटल पहुँचे और मैं तब घर लौट गया। घर जाकर नहाया, खाना खाया और थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि अब मैं दादाजी को लेकर ही घर लौटूंगा। नर्सिंग होम मेरे घर से करीब 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होगा। 3 घंटा घर में रुकने के बाद मैं अपना बाइक और लैपटॉप लेने की तैयारी की। बाइक इसलिए लिया ताकि अगर इधर उधर जाना पड़े तो कोई तकलीफ ना हो, और लैपटॉप ली ताकि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रहे। कुछ देर बाद मैं अपने बाइक लेकर वापस नर्सिंग होम पहुंचा। तब तक पापा दादाजी को देखकर अपने काम पे निकल चुके थे। पूरा दिन मैं बिट्टू के साथ खेलता रहा। दादाजी अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में अभी और वक्त लगने वाला था। बिट्टू एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाला एक होशियार बच्चा था। उसे मोबाइल में गेम खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। जब मैंने पहली बार उसे अपने लैपटॉप में गेम खिलाया तो उसका वो खुशी उस समय देखने लायक थी। वो खुशी मैं आज भी नहीं भूल सकता। उसका पापा हर वक्त अपना सारा काम छोड़कर उसके पास ही बैठे रहते। बिट्टू ने मुझसे उस दिन एक ऐसी बात कही जिसे याद करके आज भी मेरे आंखें भर आती है। उसने मुझसे कहा, मम्मी पापा मुझे मोबाइल में गेम खेलने ही नहीं देता, हमेशा फ़ोन छीन लेता है और डांटते रहता है। अभी तो सिर्फ मेरा तबीयत खराब है इसीलिए मुझे खेलने दे रहा है, नहीं तो अब तक मेरी अच्छी खासी पिटाई हो चुकी होती। मैंने तब उसे हंसते हुए एक जवाब दिया था, अगर तुम बड़ा होकर बिना डांट सुने जितना चाहो गेम खेलना चाहते हो तो अभी से अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से अपना बोर्ड क्लियर करो और एक बढ़िया कंप्यूटर इंजीनियर बनो। फिर खुद का गेम बनाना और जितना मन चाहे उतना खेलना, तब कोई तुम्हें रोकने टोकने वाला नहीं होगा। उस दिन बिट्टू ने अपने पापा से कहा,
पापा मैं बड़ा होकर कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा और तब आप मुझे नहीं डांटेंगे। पूरा दिन अच्छे से बीत गया। दादाजी की तबीयत भी पहले से काफ़ी सुधर चुकी थी और बिट्टू भी दिन भर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहा। लेकिन रात के ठीक 9 बजे उसके पेट में दर्द फिर से शुरू हो गया। वो अपना पेट पकड़कर रो रहा था और उसकी चीखें मुझे अंदर से तोड़ रही थी। वो दर्द कहीं ना कहीं मुझे भी महसूस हो रहा था। मैं तुरंत डॉक्टर को बुला के लाया। उन्होंने कुछ दवाइयाँ तो दी और कहा हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसे ठीक होने में अभी थोड़ा वक्त तो लगेगा। दादाजी ने भी उस रात बिट्टू की चीखें सुन ली। वो भी पूरी तरह से सहम गए। करीब 11 बजे तक वो तड़पता रहा, फिर धीरे धीरे कब सो गया। अगले दिन सुबह बिट्टू फिर से एक्टिव हो गया। उसने मुझसे मेरा लैपटॉप मांगा और चार्ज खत्म होने तक गेम खेलता ही रहा। उधर दादाजी भी पहले से बेहतर था। अब वो अच्छे से बात भी कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे। डॉक्टरों ने कहा 3 दिन और रखने के बाद उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। ये सुनकर घर वालों ने राहत की सांसें ली। पापा और मम्मी मिलने आए। दादाजी से काफ़ी देर तक बातें की। मैंने बिट्टू से भी सबको मिलवाया। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। रात में जब मैं बाहर से खाना खाकर वार्ड में पहुंचा तो देखा बिट्टू फिर से अपना पेट पकड़कर तड़प रहा था। लेकिन इस बार उसके चीखें और भी ज़्यादा तेज थी। मैंने उसके पापा से पूछा डॉक्टर देख के गया है? उन्होंने थके हुए लफ्ज़ों में कहा हाँ, दवाई दे के गई है। मैं उन्हें और ज़्यादा परेशान ना करते हुए अपना लैपटॉप निकाला और रोज की तरह अपने प्रोजेक्ट पे काम करने लगा। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। बिल्कुल ठीक 10 बजे बिट्टू अचानक शांत हो गया। उसका पापा हमेशा की तरह उसके सर पर हाथ फहरा रहा था। मैंने तब राहत की सांसें ली। सोचा अच्छा हुआ आज जल्दी सो गया। बेचारा काफ़ी देर से तड़प रहा था। धीरे धीरे मैं अपने काम में मग्न हो गया। करीब 12 बजे मुझे भी नींद आने लगी। मैंने देखा बिट्टू के पापा उसके पास ही सर रखकर सो चुका था। मैंने भी सोने की सोची, लेकिन उससे पहले मैं बाथरूम जाने के लिए उठा। मुझे क्या पता था कि जब मैं वापस लौटूंगा तब तक सब कुछ बदल चुका होगा। अब मैं जो लिखने जा रहा हूं उसमें एक भी शब्द बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा गया है। यह वही घटना है जो मेरे साथ घटी थी। जब मैं बाथरूम की तरफ जा रहा था तो ना जाने क्यों हवाओं में एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। इन 3 दिनों में मुझे ऐसा एहसास कभी भी नहीं हुआ था। जैसे ही मैं बाथरूम के अंदर पहुंचा और दरवाजा बंद किया, अचानक चारों लाइटें फ्लिकर करने लगी। बिल्कुल वैसे जैसे वोल्टेज अप डाउन होने पर होता है, पर यह सब कुछ सेकंड ही चला। मैंने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सीधा टॉयलेट करने लगा। तभी अचानक किसी ने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। मुझे लगा कोई होगा, इसीलिए जवाब दिए बिना चुपचाप अपने काम पे लगा रहा। लेकिन जब मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कोई दूसरे टॉयलेट में चला गया होगा और मैं हाथ धोने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक एक बंद टॉयलेट के दरवाजे से किसी ने 2 बार जोर से दस्तक दी। लगा जैसे अंदर किसी की दरवाजा अटक गई हो। मैं हाथ धोकर जैसे ही वो दरवाजा खोला, मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। अंदर कोई भी नहीं था। वहाँ कुल 3 टॉयलेट थे। मैंने एक एक कर बाकी दोनों दरवाजों को खोला, लेकिन वो भी खाली थे। फिर भी मैं तब नहीं घबराया। लगा कि शायद मैंने कुछ गलत सुना होगा। मैं वापस जाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि अचानक चारों लाइटें फिर से झपकने लगी। एक साथ चारों टॉयलेटों से दस्तक की आवाज़ें आने लगी। अब मेरा डर हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं तुरंत नल खुला छोड़कर वहाँ से भाग निकला। भागते हुए मैं सीधा पहुँचा अपने वार्ड में। वहाँ के स्टाफ और नर्सेस बाहर बैठे हुए थे। मुझे दौड़ते हुए देख वो चौंक गए। एक नर्स ने पूछा क्या हुआ, लेकिन मैं उन्हें कुछ बोल ही नहीं पाया। मुझे तब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर क्या हुआ था वहाँ। थोड़ी देर
मैं आराम से बेड पे बैठा रहा, लेकिन मन ही मन एक अजीब सी बेचैनी थी। मेरी नज़र बार बार बिट्टू पर जा रही थी। वो कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे। उसका पापा तब उसके पास ही सो रहा था। पता नहीं क्यों मुझे अचानक बहुत ही बुरा एहसास हुआ। मैं झटके से उठा और बिट्टू के पास गया। जैसे ही मैं उसे छुआ, एक ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैं तुरंत उसके पापा को उठाया और कहा, बिट्टू मुझे ठीक नहीं लग रहा। उसका पापा घबराते हुए उठा। उन्होंने जैसे ही बिट्टू के सर पर हाथ रखा, उनका चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। मुझे सब समझ आ गया था। मैं भागकर नर्स के पास पहुंचा। वो जब देखने आई तो सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर आई और उन्होंने बिट्टू को मृत घोषित किया। बिट्टू के पापा तब एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने अपनी कुर्सी से उठने की भी कोशिश नहीं की, बस अपने बेटे की सर पर हाथ रखकर चुपचाप बैठे रहे। दादाजी भी ये सब देखकर पूरी तरह से हिल गए। मैंने बिट्टू के माँ को फ़ोन किया था। कुछ देर में वो और परिवार के लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। उसके बाद जो हुआ उसे मैं याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन इस घटना के बाद से मैंने कभी बिट्टू के पापा की एक आवाज़ तक नहीं सुनी। वो पूरी तरह से अंदर से टूट चुके थे। बिट्टू उनका एक लौता बेटा था। सुबह 11 बजे बिट्टू को हॉस्पिटल से ले जाया गया। मैं जितना हो सके फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में उनकी मदद की। उस दिन मैंने अपने आंखों के सामने किसी को हमेशा के लिए खोने का दर्द महसूस किया था, और उस दुख ने मेरे मन से रात की बाथरूम वाली घटना को पूरी तरह से मिटा दिया। पूरा दिन मेरा मन बहुत ही भारी रहा। जब भी दादाजी के पास जाकर बैठता, नजरें बार बार बिट्टू की उस खाली बेड की ओर चली जाती। वार्ड में एक अजीब सी वीरानी थी, लेकिन उसी दोपहर एक नया मरीज भर्ती हुआ। उसका हालत ज़्यादा गंभीर नहीं था, इसीलिए वो अकेले ही रह रहा था। रात तक और एक नया मरीज आ गया। अब कुल 5 लोग वार्ड में थे। लोगों की मौजूदगी से मैं थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगा। रात में खाना खाकर जब मैं दादाजी के पास लौटा, तब तक वो जाग रहे थे। उनसे कुछ देर बातें करने के बाद मैंने लैपटॉप ऑन किया और कुछ देर अपने प्रोजेक्ट में काम करने लगा। जो मरीज अकेले आया था वो जल्दी सो गया, लेकिन दूसरा मरीज तब भी अपने रिश्तेदार के साथ बातें कर रहा था। मैं रात के करीब 12 बजे तक काम करता रहा। फिर आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। अब नींद आ रही थी, इसीलिए काम समेटकर मैं टॉयलेट की तरफ चला गया। टॉयलेट की ओर बढ़ते ही अचानक पिछली रात की घटना याद आ गई। अंदर ही अंदर एक अजीब सा डर लगने लगा, लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं, टॉयलेट की ओर बढ़ता रहा। अंदर पहुंचते ही अंदर से एक अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन जब तक मैं वहां था कुछ भी अजीब नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैं हाथ धोने के लिए टॉयलेट से बाहर आया, अचानक नल अपने आप चल पड़ा। ये देखते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर हिम्मत जुटाकर किसी तरह हाथ धोया और नल बंद करने के लिए मुड़ा। तभी अचानक तीनों लाइटें झपकने लगी। पीछे के सारे नल अपने आप चालू हो गए। मैं घबराकर पीछे मुड़ा तो देखा हर नल से पानी तेजी से बह रहा था। जल्दी जल्दी उन्हें बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी तीनों टॉयलेटों के अंदर से दरवाज़ा पीटने की जोर जोर से आवाज़ें आने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया हो। डर के मारे मेरी सांसें तेज हो गई। मैं नल छोड़कर पूरी ताकत से भागने लगा, दौड़ने लगा वार्ड की तरफ। मुझे फिर से भागते हुए देख वहाँ मौजूद स्टाफ और नर्स तुरंत बाहर निकल आए। वो इधर उधर देखने लगे कि आखिर हुआ क्या था। मैं भागते हुए दादाजी के पास जाकर बैठ गया। पूरा शरीर पसीने से तर था। एसी में होने के बावजूद माथे से लगातार पसीना बह रहा था। दादाजी तो ये सब देख के चौंक गए। उनकी तबीयत अब थोड़ी ठीक हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है तुझे? मैं कोई जवाब नहीं दिया, बस उस बात को वहीं पे टाल दिया।
तभी वार्ड के स्टाफ मेरे पास आया और मुझे बोला, तुम तीनों नलों को खुला छोड़कर क्यों आ गए और इतने तेजी से भाग क्यों रहे थे। मैं उसे भी तब कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अब दादाजी को शक होने लगा था। मैं चुपचाप उनके पास वाले बेड पर लेट गया। मन ही मन बस एक ही बात चल रही थी, बस किसी तरह से ये रात कट जाए, कल दादाजी को छुट्टी मिल जाएगी और मैं घर चला जाऊंगा। बस एक रात और। ये सोचते सोचते कब नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन मेरी आंखें एक जोरदार झटके से खुली। किसी ने जोर से मेरे बेड को हिला दिया था। मैंने घबराकर आंखें खोली। दादाजी तब गहरी नींद में थे। बाकी मरीज और उनके रिश्तेदार भी सो रहे थे। कमरे में बस एक छोटी सी लाइट जल रही थी। मैं ये सब देख ही रहा था कि अचानक फिर से मेरे बिस्तर पकड़ के जोर से झंझोर दिया। अब मेरा नज़र बिट्टू के बिस्तर पे गई और अचानक मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। बिट्टू वहाँ पर बैठा था, वही टी शर्ट वही पैंट, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी सफ़ेद। मेरा पूरा शरीर सून पड़ गया। तभी कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ आई। भैया, आप मुझसे डर रहे हो? मत डरो मुझसे, मुझे लैपटॉप दो ना, गेम खेलनी है। ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे दिल छाती फाड़ के बाहर निकल जाएगी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी पता नहीं। जब होश आया तो सामने डॉक्टर और नर्स खड़ी थी। मुझे सलाइन चढ़ाई जा रही थी। पापा भी आ चुके थे। दादाजी पास ही बैठे थे। तभी डॉक्टर ने पूछा, क्या हुआ था, तुम इतना डर क्यों गए? मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। डॉक्टर ने बस इतना कहा, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया था, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, दवाई ले लो, सब ठीक हो जाएगा। शायद किसी चीज़ से डर गए थे, कोई सपना देखा था क्या? मैं वहाँ चुपचाप लेटा रहा। दोपहर तक मैं लगभग ठीक हो चुका था। दादाजी की भी छुट्टी हो गई थी। पापा हम दोनों को घर ले आए। यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत था। घर पहुंचने के बाद मैं पूरा 10 दिन घर पे ही रुका। दादाजी अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे और मैं भी सामान्य महसूस करने लगा था। फिर कुछ दिन बाद मैं पटना लौट आया। सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। कॉलेज, ट्यूशन और रोजमर्रा की जिंदगी। धीरे धीरे मैं उस डरावनी रातों को भूलने लगा था। लेकिन तभी एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा बिस्तर फिर से हिला दिया हो। यह एहसास होते ही पुराना डर फिर से जाग उठा, लेकिन इस बार मेरा बिस्तर लकड़ी का बना हुआ था। इतना तेजी से हिलाना और फिर से गायब हो जाना ये आसान काम नहीं है। जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैं इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। मेरा रूममेट पवन दूसरे बिस्तर पर गहरी नींद में तब सो रहा था। कमरे में तब हल्की रोशनी के लिए एक नाइट बल्ब जल रही थी। मैं बिस्तर पर बैठे पवन को धीरे से आवाज दी, लेकिन वो अपने नींद में डूबा रहा। तभी अचानक मेरा नज़र कमरे के सबसे कोने वाले हिस्से में पड़ी। बिट्टू वहाँ खड़ा था। वही जला हुआ चेहरा, सफ़ेद आंखें, वही पुरानी टी शर्ट और पैंट। उसने धीरे से मेरे तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, भैया, आप मुझसे डर क्यों रहे हो? मैं आपको डराना नहीं चाहता भैया, बस आपको बुला रहा था। लैपटॉप दो ना, गेम खेलनी है। उसकी आवाज़ तब कांप रही थी, जैसे कोई टूटी हुई कैसेट धीमी आवाज़ में चल रही हो। मेरी धड़कन तब तेज हो गई। शरीर जैसे सुन पड़ गया। पूरा कमरे में जला हुआ मांस की तरह बदबू फैल चुकी थी। अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी तब, इतना कि उसे मैं बयां नहीं कर सकता। करीब 1 मिनट तक मैं ये सब कुछ देखता और महसूस करता रहा। फिर डर पे थोड़ा काबू पाकर मैं बिस्तर से कूद के पवन को जोर जोर से जगाने लगा। पवन हड़बड़ा कर उठा और मुझे डरा सहमा देखकर पूरी तरह से घबरा गया। जब मैंने उसे कमरे की उस कोने की तरफ इशारा किया तो यकीन मानिए वहाँ तब कुछ भी नहीं था।
पवन ने मुझसे पूछा, क्या हुआ तुझे? लेकिन मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। पूरा शरीर से पसीना बह रहा था। मैंने कांपते आवाज़ में सिर्फ इतना पूछा, तुझे जला हुआ बदबू आ रही है कोई? पवन कुछ सेकंड तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, एक अजीब सी बदबू आ रही है और बहुत ही गर्मी भी लग रही है। उसने तुरंत कमरे का दरवाज़ा खोला, लाइट जलाई और मुझे पानी ला कर दिया। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। पूरा हॉस्टल सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिर्फ हमारे कमरे की लाइटें तब जल रही थी। तब मुझे यकीन हुआ ये मेरा इमेजिनेशन नहीं है, कुछ तो गलत हो रहा था मेरे साथ। अगर ये मेरा इमेजिनेशन या फिर हेलोसिनेशन होता तो जला हुआ वो बदबू पवन को महसूस ही नहीं होता, ना ही उसे उतना ज़्यादा गर्मी लगती। कोई ना कोई ज़रूर यहाँ आया था। कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। पवन ने फिर से पूछा, अब साफ साफ बता क्या हुआ है? पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन मैंने पवन को सब कुछ बता दिया। आज तक मैंने किसी के साथ भी इस बारे में बात ही नहीं की। डर था कि लोग मुझे पागल समझेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन पवन ने मेरे हालत को समझा। उसे लगा कि मेरे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। उसने तब मुझसे कहा, तू रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया कर, सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले। उस रात के बाद मैंने नियम से रोज हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। इसके बाद लगभग 1 महीने तक मुझे कोई भी अजीब चीज़ नहीं दिखी, ना ही कोई अजीब आवाज़ें सुनाई दी। लेकिन मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। इसी तरह से बीत गया करीब 1 महीना। 1 महीने बाद फिर मुझे गांव वापस जाना पड़ा, एक फैमिली फंक्शन शादी के कारण। पहले 2 दिनों तक सब कुछ एकदम सामान्य था। घर वालों ने मुझे पूजा पाठ करते देख थोड़ा हैरान हुए, लेकिन उन्हें यह अच्छा भी लगा। फिर आया शादी का दिन। शादी का कार्यक्रम हमारे घर से लगभग 10 मिनट की दूरी पर हो रही थी। वहाँ से घर तक आने वाला रास्ता खेतों के बीच से होकर गुजरता था। रास्ते के दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे थे, था बहुत सारा झाड़ियाँ। रात के करीब 1 बजे मैं प्रोग्राम से निकलकर घर के तरफ लौट रहा था। तब उस रास्ते पे मैं अकेले ही था। चारों तरफ अंधेरा थी, लेकिन मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि इस रास्ता से मैं बचपन से जा रहा हूँ। मैं चलते चलते अपने फ़ोन में खींचा हुआ तस्वीरें देखने लगा। तभी अचानक पीछे से किसी ने आवाज़ दी। मैं झटाक से पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। एक अजीब सा डर फिर से मेरे अंदर जागने लगा। दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं घबरा कर तुरंत फ़ोन की टॉर्च ऑन की और जैसे ही सामने देखा, बिट्टू मेरे ठीक सामने खड़ा था। ये देखते ही मेरा शरीर जैसे पत्थर का बन गया। हाथ पैर सुन, आवाज़ गले में अटक गई। मोबाइल की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ रही थी। वही जला हुआ चेहरा, सफ़ेद आंखें, वही कपड़े। वो धीमी कांपते आवाज में बोला, भैया आप मुझसे क्यों डर रहे हो? मैं बस आपसे मिलने आया हूँ। आपके लैपटॉप में मुझे गेम खेलनी है, चलिए घर चलते हैं। कहते कहते उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मेरे शरीर में कंपन होने लगी। दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसके बाद सब कुछ अंधेरा। जब मैंने आंखें खुली तो मैं अपने घर में बिस्तर पे पड़ा हुआ था। सर दर्द से फटा जा रहा था। जैसे ही उठने की कोशिश की, मम्मी दौड़ के मेरे पास आई। उन्होंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ था तुझे रात को? मैंने तब झट से सवाल किया, मैं घर कैसे आया? तब उन्होंने बताया, तू सड़क के एक किनारे बैठा था, लेकिन होश नहीं थी तुझे। शादी से लौट रहे कुछ लोगों ने तुझे देखा और घर लेके आया। डॉक्टर को भी बुलाया गया था। तेरा फिर से ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। मैं ये सब सुनकर सुन रह गया, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मैं तो सड़क के बीच में था, फिर कैसे जाकर किनारे किसी पेड़ के नीचे बैठा?
तभी मम्मी ने अचानक मुझसे एक सवाल की, कोई नशा वसा तो नहीं करने लगा? मैं ये सुनकर चुप था। कैसे बताता कि मैंने ज़िंदगी में कभी कोई नशा नहीं किया, सिर्फ चाय के अलावा। मैं उस दिन मम्मी को सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन इस बार भी घर में बात करने की हिम्मत मुझसे नहीं हुई। पूरा दिन मैं घर में सोता रहा। फिर अचानक दोपहर में जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक फिर से किसी ने मुझे पुकारा। भैया, ये सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। कमरे की खिड़की खुली हुई थी, बाहर कड़ी धूप फैली हुई थी। मैंने धीरे से अपनी नज़र घुमाई तो देखा बिट्टू पंखे के ऊपर बैठे मुझे घूर रहा था। उसे देखते ही मेरे शरीर कांप उठे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं बिस्तर से कूदकर सीधे बाहर भागा और तुरंत पवन को फ़ोन किया। घबराते हुए मैंने उसे सब कुछ बताया। फ़ोन पर बात करते हुए मुझे अचानक एहसास हुआ कोई मेरे सामने से गुजर गया। एक ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। पवन ने तुरंत कहा, तू रोज हनुमान चालीसा पढ़ और मैं इस चीज़ का कुछ हल निकालने की कोशिश करता हूँ, बस अब थोड़ा सतर्क रहना। अगले दिन ही पवन मेरे घर पहुँच गया। उसे देख मैं भी चौंक गया था। उसने मम्मी से बात की और उन्हें सब कुछ बता दिया। घर के सभी लोग ये सुनकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने दिनों से मेरे साथ ये सब कुछ चल रहा था और मैंने किसी को इस बारे में बताया तक नहीं। तभी पवन ने मम्मी से कहा, चाची, मेरे बड़े भाई कोलकाता में रहता है। उसके जान पहचान में एक अच्छा तांत्रिक है। मैंने भैया से बात की, वो उस तांत्रिक से मिलने की कोशिश करेगा। अगर ज़रूरत पड़े तो हमें कोलकाता जाना होगा। मम्मी ये सुनकर घबरा गई। उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि मैं इतने दिनों से किस डर के साए में जी रहा था। लेकिन अब जब सब कुछ सामने आ चुकी थी तो मम्मी पापा ने और देर ना करते हुए तुरंत मुझे कोलकाता ले जाने की तैयारी शुरू कर दी और 2 दिन बाद हम पहुंचे कोलकाता। पवन भी हमारे साथ ही था। हम उसके भाई से मिला और उसके मदद से तांत्रिक तक पहुंचा। यह तांत्रिक कोलकाता में नहीं बल्कि उससे कुछ ही दूर एक गांव में रहता था। वहां उनसे मिलने के लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था और फिर जाकर 10-15 दिन बाद जाकर उनसे मुलाकात होती थी। लेकिन मेरी हालत को देखते हुए उन्होंने हमें उसी दिन बुला लिया। अब मैं तांत्रिक के सामने उनके चेंबर में था। वहाँ का माहौल एकदम आधुनिक, ना ही कोई धूप, ना ही अगरबत्ती की कोई खुशबू। चेंबर के बाहर लोगों की भीड़ देख के लगेगा जैसे किसी डॉक्टर के पास आ गए हो। तांत्रिक ने मुझे देखते ही कहा, सब कुछ शुरू से बताओ। मैंने डरते डरते अपने साथ घटी हर एक घटना उन्हें सुना दी। वो बिना कुछ बोले सब कुछ सुनते रहे। फिर उन्होंने मुझे एक माला दी और कहा, इसे अपने हाथ में पकड़े रहो। मैंने माला हाथ में ले ली और कुछ देर तक माहौल एकदम शांत रहा। फिर उन्होंने माला वापस ले ली और मुस्कुराते हुए बोला, डरने की कोई बात नहीं है, ये चीज़ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं तो ये सुन के एकदम हैरान था। इतने दिनों से जो डर मेरे अंदर घर कर गया था, अब वो इतने आसानी से ख़त्म हो जाएगा। तांत्रिक ने बोला, ये आत्मा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। तुम बेहोश होते हो, डर जाते हो, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ये सब कुछ स्वाभाविक है। एक साधारण इंसान के सामने अगर ऐसी कुछ एंटिटी आ जाए तो ये सब होना जायज़ है, लेकिन अगर ये सब ना हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो एंटिटी सिर्फ तुम्हारे पास इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो लैपटॉप उसकी एक अधूरी इच्छा से जुड़ी हुई है। उस लैपटॉप को किसी बहते पानी में बहा दो, किसी नदी में, झील में। अच्छा होगा अगर इसे गंगा में बहा दो तो। लेकिन ध्यान रखना, इसे किसी को बेचना मत। वो तुम्हारे साथ अब तक ठीक था, लेकिन अगर वो लैपटॉप किसी और के पास गया तो उसके साथ वो एंटिटी बुरा भी हो सकता है। इसीलिए इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। मैं ये सुनकर एकदम हैरान रह गया। इतना आसान समाधान, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई यज्ञ, बस एक चीज़ का त्याग।
तांत्रिक ने आखिरी बात कही, तुम जो रोज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो उसे अपनी आदत बना लो। ये तुम्हारा अंदर से उस डर को ख़त्म करेगा और हो सके तो किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से कुछ दिनों के लिए काउंसलिंग करवा लो। इससे तुम्हें उस सदमे से निकलने में थोड़ी आसानी होगा। तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना तुम्हारे ऊपर कोई साया है, ना ही तुम्हें किसी ने बस में किया है। वो आत्मा सिर्फ उस लैपटॉप से बंधा हुआ है। ये सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। सच में ही क्या सिर्फ इस चीज़ से ही ये डरावनी घटनाएं खत्म हो जाएगी? पापा ने कहा, इस लैपटॉप को तुरंत गंगा में प्रवाहित कर दो। मैंने बिना देर किए कोलकाता के गंगा में जाकर उसे बहा दिया। बिट्टू से कहा, भाई मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे जीने दो, मैं तुमसे डर रहा हूँ। तुम जहाँ हो भगवान तुम्हें वहाँ खुश रखे। उसके बाद गंगा स्नान करके मैं 2 दिन बाद अपने गांव लौट आया। उस दिन के बाद से मैंने बिट्टू को कभी नहीं देखा, ना ही उसकी वो आवाज़ें दोबारा सुनी। मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लोग कहते हैं अगर किसी की कोई इच्छा अधूरी रह जाए या कोई चीज़ जिसे उसको बहुत ही ज़्यादा लगाव हो तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा उसे छोड़ नहीं पाती। जब बिट्टू जिंदा था तब भी वो मेरे लैपटॉप में गेम खेलने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला रहता था। वो तब तक गेम खेलता जब तक ना बैटरी ख़त्म हो जाए। उसकी वो खुशी मुझे आज भी याद है। लेकिन जो बात सबसे अजीब थी वो ये कि उसी साल मैं जिस कोचिंग में पढ़ रहा था उसी साल मैं वहाँ टॉप आया। उस सेमेस्टर में मेरा नंबर सबसे ज़्यादा था उस कोचिंग में। इसी खुशी में कोचिंग वालों ने मुझे एक लैपटॉप गिफ्ट किया, जबकि तब तक मैं नया लैपटॉप ले चुका था। वो लोग लैपटॉप के बदले और भी कुछ दे सकता था, लेकिन मुझे लैपटॉप ही मिला। मैं मानता हूँ वो लैपटॉप मुझे कोचिंग से मिला था, लेकिन फिर भी मुझे हमेशा यही लगता है ये बिट्टू ने ही मुझे दिया है। शायद इसीलिए मैं उस स्लो मशीन को भी इतने सालों से संभाल के रखा हूँ। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो मुझे ऐसे गिफ्ट मिला था, बल्कि इसीलिए कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है बिट्टू ने अपने हिस्से की चीज़ मुझे वापस कर दी। तो यही था मेरा अनुभव। डर तो बहुत लगा, लेकिन बिट्टू का इरादा कभी भी बुरा नहीं था। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। यहीं पर इस कहानी को समाप्त करता हूँ। मैं कृष्ण मालाकार, सबको मेरे तरफ से नमस्कार। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची और भूतिया अनुभव है या फिर कोई सच्ची डरावनी कहानी जिसे आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। अपनी कहानी भेजने के लिए हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी आपको इस वीडियो में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम आपके कहानी को इस चैनल पर ज़रूर प्रस्तुत करेंगे ताकि हर कोई उस हादसे को जान सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए कहाँ से सुन रहे थे आप इस कहानी को, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और लोग हमसे जुड़ सके और अपनी घटनाएं हमें भेज सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।